हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। आज की क्लास में देखेंगे सेकंड चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हम कर रहे हैं रियल एंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस और जी यूनिवर्सिटी में सेकंड चैप्टर है रियल एनालिसिस। जो भी स्टूडेंट पढ़ रहा है उसमें आपका चैप्टर नंबर ये 6th से 7th हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कंप्लीटनेस इन अ मेट्रिक स्पेस। इसके आपको 12 to 15 ऐसे क्वेश्चन बताऊंगे, सिर्फ इस चैप्टर से वही कर लेना, इसके अलावा आपको करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से क्वेश्चन 100% आ जाएगा, ओके। वैसे भी छोटा सा ही चैप्टर है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। सो इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पे कि सीक्वेंस मेट्रिक स्पेस में कैसे कन्वर्ज करती है। अगर हम मेट्रिक स्पेस की बात कर रहे हैं, तो हमें पढ़ना डिस्टेंस फंक्शन। पढ़ चुके हैं ये हम पीछे वाले चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में ना। डिस्टेंस फंक्शन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जब सीक्वेंस कन्वर्ज करेगी तो डिस्टेंस बिटवीन टू सीक्वेंस एंड जिस पॉइंट पर वो कन्वर्ज कर रही है उसका डिस्टेंस 0 को टेंड करेगा अगर n टेंड्स टू इन्फिनिटी। आगे बताते हैं कैसी डेफिनेशन आपको लिखनी है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या कहता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, अ सीक्वेंस इन अ मेट्रिक स्पेस कैन नॉट कन्वर्ज टू टू डिस्टिंक्ट लिमिट्स। मतलब कोई भी सीक्वेंस मेट्रिक स्पेस में यूनिक लिमिट को ही कन्वर्ज करेगी, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। हमें प्रूव करना है कि वो यूनिक एक ही लिमिट को कन्वर्ज करती है। कैन नॉट कन्वर्ज टू लिमिट, दो लिमिट्स को कन्वर्ज नहीं करेगी, मतलब वो यूनिक लिमिट है उसके पास। इसका मतलब हमें यहाँ पे ये प्रूव करना है कि भाई अगर मैं दो लिमिट लेकर चलती हूँ किसी भी सीक्वेंस की कि वो दो लिमिट को कन्वर्ज कर रही है, तो हम उसको कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे कि उसकी एक ही लिमिट होगी, है ना। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं, सपोज सीक्वेंस an where n belongs to natural number। n हमारे पास क्या होता है, नेचुरल नंबर। पढ़ चुके हो सीक्वेंस तो आप बहुत अच्छे तरीके से 6th सेमेस्टर में आ चुके हो, है ना। सो सीक्वेंस a belongs to n belongs to natural number in metric space x। एक हमने सीक्वेंस लिया an जो मेट्रिक स्पेस x, और इसका डिस्टेंस फंक्शन भी बताओगे भाई, मेट्रिक स्पेस xd, ठीक है। कन्वर्जेस टू टू डिस्टिंक्ट लिमिट्स, ये अलग अलग लिमिट्स को कन्वर्ज करती है, ठीक है। हम मान लेते हैं कि वो जो दोनों लिमिट्स होंगी ना, वो हम क्या ले लेते हैं, से a एंड b वेयर a नॉट इक्वल्स टू b, जहाँ पे a b के इक्वल नहीं है, मतलब अलग अलग लिमिट को कन्वर्ज करती है सीक्वेंस an। अगर सीक्वेंस an को कन्वर्ज करती है, इफ an सीक्वेंस कन्वर्जेस टू a, देन हम मेट्रिक स्पेस में कैसे बताते हैं कोई भी सीक्वेंस कैसे कन्वर्ज करेंगे। मैंने स्टार्टिंग में बताया मेट्रिक स्पेस है तो डिस्टेंस फंक्शन पढ़ रहे हैं। डिस्टेंस फंक्शन अगर पढ़ रहे हैं तो हम यहाँ पे डेफिनेशन भी वैसे ही बताएंगे। अगर ए एन सीक्वेंस ए को कन्वर्ज करती है तो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड एन ए टेंड्स टू 0 एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है। एंड इफ ए एन सीक्वेंस कन्वर्जेस टू बी, देन यू कैन से दैट डिस्टेंस of an and b tends to 0 as n tends to infinity। क्लियर? यहाँ तक हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ कन्वर्जेंट की डेफिनेशन अप्लाई की है। अब अगर डिस्टेंस बिटवीन a and a tends to 0, अगर यहाँ पर इसका डिस्टेंस 0 को टेंड करता है, सो आप लिख सकते हो implies that for, या आप बोल सकते हो सेकेंड डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस। हम इसमें 3 डेफिनेशन पढ़ते हैं ना। फॉर एनी एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स, दोनों के लिए लेकर चलेंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स n1 एंड n2 सच दैट, ये सेकेंड डेफिनेशन हम अप्लाई कर रहे हैं ना। मतलब हम यहाँ पे क्या बता सकते हैं कि डिस्टेंस ऑफ ए एंड ए लेस देन एप्सिलॉन बाय 2, एप्सिलॉन डेल्टा थ्योरम जिसको हम बोलते हैं कन्वर्जेंट सीक्वेंस की, ये हम अप्लाई कर लेते हैं। सो दिस इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू n1। एंड अगर a n सीक्वेंस b को कन्वर्ज करती है, सो यू कैन से दैट a n डिस्टेंस ऑफ a n एंड b लेस देन एप्सिलॉन बाय 2, यानी कि a n और b का डिस्टेंस बहुत छोटा होगा। टेंड्स टू 0 का मतलब इनका डिस्टेंस 0 नहीं होता, वेरी वेरी स्मॉल डिस्टेंस बिटवीन a n एंड b, है ना। सो लेस देन एप्सिलॉन भी हमने यहाँ पे क्या लिया, पॉजिटिव बट वेरी स्मॉल क्वांटिटी, है ना, वेयर n ग्रेटर देन इक्वल्स टू n2, ठीक है भाई। हमने इसी डेफिनेशन को एप्सिलॉन डेफिनेशन में कन्वर्ट कर लिया।
ओके, अब यहाँ से हम ले लेते हैं दोनों को, यहाँ पे n1 से ग्रेटर है, n यहाँ पे n2 से ग्रेटर है, दोनों को एक कंडीशन में मर्ज कर दो। देन हमने लिया n इक्वल्स टू, या हम यहाँ पे लेकर चलेंगे टेक n को हमने क्या लिया भाई कि वो ऐसा नंबर लेना है कि n1 n से ग्रेटर देन इक्वल्स टू आ जाए और n1 भी n से ग्रेटर देन इक्वल्स टू आ जाए। तो मुझे ऐसा नंबर चूज करना है। तो यहाँ पर मैं क्या कैसे चूज करूँगी, मैक्सिमम ऑफ n1 n2, ठीक है। अगर मैक्सिमम है ना n1 n2, n नंबर n1 और n2 दोनों में जो बड़ा होगा ना उसकी वैल्यू n हो जाएगी, ठीक है। इसका मतलब n1, अगर n1 बड़ा है, मान लीजिए n1 नंबर n2 से ग्रेटर है, तो n की वैल्यू n1 हो जाएगी, राइट। तो n2 किससे ग्रेटर देन इक्वल्स टू हो गया, n से ग्रेटर देन इक्वल्स टू। तो यहाँ पर हम बता सकते हैं कि भाई अगर मैं n को लेकर चलती हूँ मैक्सिमम ऑफ n1 n2, देन डिस्टेंस ऑफ a लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 फॉर ऑल n ग्रेटर देन n1, और ये किससे ग्रेटर आ जाएगा, n से, एंड डिस्टेंस ऑफ a एंड b लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू n2 विच इज ग्रेटर देन n. So therefore we can say that distance of a and a less than epsilon by 2 and distance of a and b less than epsilon by 2 for all n greater than equals to n. एक कंडीशन में मर्ज कर दिया हमने इसको, ठीक है। अगर यहाँ पर हम ये बता रहे हैं कि भाई डिस्टेंस ऑफ a और डिस्टेंस ऑफ a एंड b लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 है, तो यहाँ पर हम लेकर चलते हैं कि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। नाउ डिस्टेंस ऑफ ए बी, दो नंबर्स के बीच का डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। एंड इधर हम क्या यहाँ पर हम मीट्रिक स्पेस की प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, दिस इज लेस देन इक्वल्स टू ए एन प्लस ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी जो होती है ए एन बी, लिख सकते हैं ऐसा। ये किससे लेस है भाई, ये लेस किससे है, एप्सिलॉन बाय 2 से। ये लेस किससे है, एप्सिलॉन बाय 2 फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू n, ठीक है। इम्प्लाइज दैट डिस्टेंस ऑफ ए बी लेस देन एप्सिलॉन, ऐड करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल्स टू n2, n ग्रेटर देन इक्वल्स टू n। अब यहाँ पर जो एप्सिलॉन आप लेकर चले हो ना, इट इज़ वेरी वेरी स्मॉल नंबर, ठीक है, इट इज़ वेरी वेरी स्मॉल नंबर। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि डिस्टेंस ऑफ ए बी, दो नंबर के बीच का डिस्टेंस टेंड्स टू 0, यानी कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मिनिमम से मिनिमम है, मतलब वो किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। सो यू कैन से दैट सिंस एप्सिलॉन इज आर्बिट्रेरी, सो देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ ए बी क्या आ जाएगा, 0। और अगर दो नंबर के बीच का डिस्टेंस 0 आ जाता है तो हम मीट्रिक स्पेस की प्रॉपर्टी से क्या बताते हैं, ए किसके इक्वल होगा, बी के इक्वल होगा। तो यही हमें प्रूव करना था कि भाई अगर दो डिस्टिंक्ट लिमिट मैंने लिया कि भाई हमारी जो सीक्वेंस है डिस्टिंक्ट लिमिट्स को कन्वर्ज करती है, तो यहाँ पे ए और बी को हमने इक्वल प्रूव कर दिया। इसका मतलब ए एन सीक्वेंस यूनिक लिमिट को ही कन्वर्ज करेगी। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार आ चुका है, ठीक है। तो ये सारी यूनिवर्सिटीज़ के लिए, काफ़ी बच्चे पूछते हैं कि जेजेयू के लिए करवा रहे हो तो क्या अदर यूनिवर्सिटीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। इफ़ पॉइंट ए इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ अ सबसेट ऑफ अ मेट्रिक स्पेस एक्स डी, ए का लिमिट ऑफ ए सबसेट ए, यहाँ पे ए लिखो, ए पॉइंट ए का लिमिट पॉइंट है और ए किसका सबसेट है, मेट्रिक स्पेस एक्स का सबसेट है, ठीक है। इफ एंड ओनली इफ देयर इज अ सीक्वेंस ए एन ऑफ पॉइंट्स ऑफ ए ऑल डिस्टिंक्ट फ्रॉम ए के सारे पॉइंट्स की सीक्वेंस ए एन, जिसमें जो भी नंबर हम लेकर चलेंगे ए सेट के, जो भी नंबर हमने लिए सीक्वेंस में वो सारे ए से अलग हैं, है ना। तब ये कहता है कि वो सीक्वेंस ए को कन्वर्ज करेगी, बट ए एन सीक्वेंस में ए के सारे डिस्टिंक्ट पॉइंट हैं। किससे डिस्टिंक्ट है, ए से डिस्टिंक्ट। ए के अलावा
जितने भी ए के पॉइंट्स, ए सेट के पॉइंट्स के सीक्वेंस बनाओगे वो किसको कन्वर्स करे, ए को कन्वर्स करे। तो मुझे ये बताना है भाई कि अगर ए लिमिट पॉइंट है ए का, तो हम प्रूव करेंगे कि ए एंड सीक्वेंस ए को कन्वर्स करती है, और फिर इसका कन्वर्स पार्ट। ओके, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें जितने भी मैं क्वेश्चन बताऊंगी इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा भाई, ठीक है। तो फर्स्ट हम यहाँ पे लेकर चलते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। लेट ए बी अ सबसेट ऑफ मेट्रिक स्पेस एक्स एंड पॉइंट ए इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ ए हमने ले लिया ए सबसेट का, सबसेट किसका, एक्स का, यानी ए भी तो खुद सेट हो गया ना, ए का लिमिट पॉइंट है। अगर ए का लिमिट पॉइंट है तो डेफिनेशन अप्लाई कर दो। देन फॉर ऑल आर पॉजिटिव, आर जो हम रेडियस लेंगे स्फीयर की, है ना, एस आर ए, अगर ए पॉइंट ए का लिमिट पॉइंट है तो ए को सेंटर लेकर के अगर आप स्फीयर ड्रॉ करोगे जिसकी रेडियस आर है, उसकी इंटरसेक्शन आप ए के साथ करो और उसमें से आप ए पॉइंट को निकाल दो, तो वो क्या आएगी, नॉन एम्प्टी। अगर ए का लिमिट पॉइंट है ए, तो ये हम डेफिनेशन अप्लाई कर सकते हैं, ये लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन है। ओके, सो लेट, अब देखिए जरा, एस आर ए इंटरसेक्शन ए, इन दोनों की इंटरसेक्शन में से मैंने ए को निकाल दिया तो भी इनकी इंटरसेक्शन फाई है, इसका मतलब ए के अलावा इसके इंटरसेक्शन में और भी पॉइंट है। क्लियर दिस पॉइंट? तो यहां पर हम लेकर चलते हैं, लेट A1 बिलोंग्स टू एस आर ए इंटरसेक्शन ए, कि A1 नंबर जो A से डिस्टिंक्ट है ना, ए सच दैट, बता भी दीजिए यहाँ पे, सच दैट A1 नॉट इक्वल्स टू ए। भाई हमने लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन से बताया कि इन दोनों की इंटरसेक्शन में से अगर ए को निकाल देते हो तो नॉन एम्प्टी है। इट मीन्स इन दोनों सेट्स की, यानी स्फीयर और ए की इंटरसेक्शन में ए के अलावा भी पॉइंट है, और वो मैंने A1 ले लिया, ठीक है। सो A1 अगर मैं लेती हूँ इन दोनों के इंटरसेक्शन में जो कि ए से डिफरेंट है, क्लियर भाई, ए से कैसा है, डिफरेंट है। सो कंसीडर अ नंबर R1 विच इज मिनिमम ऑफ 1 एंड, ध्यान देना है यहाँ पे 1 हम लेकर चलते थे डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस में, है ना, 1 एंड, ये थोड़ा सा स्टेप आपको ध्यान रखना पड़ेगा, डिस्टेंस ऑफ ए एन। हमने यहाँ पे R1 एक नंबर लिया जिस, ओ सॉरी एन नहीं, A1, हम A1 नंबर लेकर चले ना, A1, R1 मैंने लिया मिनिमम ऑफ 1 एंड डिस्टेंस ऑफ A1, ए और A1 के बीच का जो डिस्टेंस है और 1, इन दोनों में जो छोटा होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, R1 होगी। अगर R1 मिनिमम है 1 और डिस्टेंस ऑफ A1 का, तो यू कैन राइट R1 इज लेस देन इक्वल्स टू 1 एंड R1 लेस देन इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ A1, लिख सकते हो ऐसा, क्योंकि R1 मैंने मिनिमम लिया है। और R1 हमेशा क्या होगा भाई, पॉजिटिव होगा। कैसा होगा, पॉजिटिव। क्लियर दिस पॉइंट? तो R1 की वैल्यू 0 1 के बीच में लाई करेगी एंड R1 की वैल्यू क्या होगी, लेस देन इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ A1। अब ध्यान दो यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पर A को सेंटर लेकर के R1 को रेडियस लेकर के स्फीयर ड्रॉ करती हूँ, ठीक है, और डिस्टेंस ऑफ A1 मेरे पास कोई पॉइंट है, राइट, डिस्टेंस ऑफ A एंड A1 R1 से ग्रेटर है, इसका मतलब A1 मेरा पॉइंट कहीं स्फीयर से बाहर होगा, तभी इन दोनों का डिस्टेंस, यानी कि R1 तो ये डिस्टेंस हुआ ना, ये वाला डिस्टेंस हुआ, तभी ये डिस्टेंस A और A1 का डिस्टेंस ग्रेटर है किससे, R1 से। अगर ये कंडीशन है तो हम ये बता सकते हैं कि भाई A1 स्फीयर में बिलोंग नहीं करेगा, वो स्फीयर से बाहर जाएगा, ठीक है। सो इस कंडीशन से आप बता सकते हो कि A1 डजंट बिलोंग्स टू SR1A, SR1A स्फीयर में A1 बिलोंग नहीं करता है, ठीक है, क्लियर। देन अगर A1 हमारा इस स्फीयर में बिलोंग नहीं कर रहा है, इसका मतलब देन बाय डेफिनेशन कोई और पॉइंट होगा जो इनके इंटरसेक्शन में आएगा, ठीक है। देन बाय डेफिनेशन ऑफ लिमिट पॉइंट देयर एग्जिस्ट, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या बताया था, A1 जो है वो SRA इंटरसेक्शन A में बिलोंग कर रहा है। अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? तो यहाँ से हम बता सकते हैं कि डेफिनेशन ऑफ लिमिट पॉइंट SR1A इंटरसेक्शन A इज नॉन एम्प्टी।
ए को स्फीयर लेकर, ए को सेंटर लेकर के आप जितने भी स्फीयर ड्रॉ करोगे उनकी इंटरसेक्शन ए के साथ नॉन एम्प्टी रहेगी, क्योंकि ए इसका ए सेट का लिमिट पॉइंट है। तो यहाँ पर हमने आर रेडियस लिया था, यहाँ पर हमने R1 रेडियस ले लिया, बट सेंटर तो हमारा ए चल रहा है, ए लिमिट पॉइंट है, तो यहाँ पे ए को सेंटर लेकर के मैं कितने भी स्फीयर ड्रॉ करूंगी उन सभी स्फीयर्स की इंटरसेक्शन ए के साथ नॉन एम्प्टी रहेगी। ठीक है, किससे? डेफिनेशन ऑफ लिमिट पॉइंट से, क्योंकि ये लिमिट पॉइंट है। ऑलराइट, बाय डेफिनेशन ऑफ लिमिट पॉइंट इनकी इंटरसेक्शन क्या है? नॉन एम्प्टी। सो यहाँ पे हम ले सकते हैं, सो देयरफॉर लेट SR1A इंटरसेक्शन A कंटेन्स, भाई A1 तो इसमें नहीं जा रहा है, SR1A में नहीं जा रहा है, ठीक है, और A1 A के इक्वल नहीं था, राइट। अगर इसके इंटरसेक्शन A1 इसमें नहीं जा रहा है SR1 में, तो इनके इंटरसेक्शन में भी नहीं जाएगा, और अगर इसमें नहीं है तो इसमें कोई और पॉइंट होगा, क्योंकि ये नॉन एम्प्टी है। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं SR1 इंटरसेक्शन A कंटेन्स अ पॉइंट A2, ये A2 को कंटेन करेगा विच इज नॉट इक्वल्स टू A, ये भी A से डिफरेंट होगा। क्लियर दिस पॉइंट? चलिए, और ये A1 A2 किसके नंबर है? A के नंबर है, राइट। सो लेट R2 इज मिनिमम ऑफ, जैसे हमने यहाँ पे R1 लिया था मिनिमम ऑफ 1 डिस्टेंस ऑफ A1, यहाँ पर हम ले लेंगे मिनिमम ऑफ 1/2 डिस्टेंस ऑफ A2। ठीक है, अब यहाँ पर आपको 1/2, 1/3, 1/4 इसी टाइप से लेकर चलना है इसको, ताकि हम इसको प्रूव कर सकें हमारे रिक्वायर्ड रिजल्ट को। इम्प्लाइज दैट अगर R2 मिनिमम है, इसका मतलब R2 लेस देन इक्वल्स टू होगा 1/2, और ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू है, एंड R2 लेस देन इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ A2। ओके, अगर R2 फिर से वही आ गया, अगर आप A को सेंटर लेकर के स्फीयर ड्रॉ कर रहे हो और उसकी रेडियस क्या ली हमने? R2 रेडियस ली, और हम कह रहे हैं कि भाई A और A2 पॉइंट का डिस्टेंस जो है वो ग्रेटर आ रहा है R2 से, इसका मतलब A2 पॉइंट स्फीयर से बाहर जाएगा। इसके अंदर होता तो इसका डिस्टेंस लेस होता, R2 से रेडियस से लेस होता है ना। तो यहाँ से हम बता सकते हैं कि A2 डजंट बिलोंग्स टू SR2A, तो ये इस स्फीयर में बिलोंग नहीं करेगा। कंटिन्यू आपको सेम स्टेप अप्लाई करना है। Then SR2A intersection A contains a point A3, अगर A2 नहीं जा रहा है तो A3 होगा which is not equals to A। तो इस टाइप से हम ये प्रोसेस कंटिन्यू करते रहेंगे, एन टाइम प्रोसेस कंटिन्यू करोगे। सो continuing this process we construct a sequence कौन सी सीक्वेंस? A1 A2 A3 A4 अप टू सॉन, है ना। सीक्वेंस AN ऑफ किसके पॉइंट्स की कर रहे हो? A के पॉइंट्स की, A सेट के पॉइंट्स की, है ना। और ये सारे पॉइंट कैसे हैं? अदर देन A, ये A से डिफरेंट है। ये जो सीक्वेंस कौन सी? A1 A2 A3 अप टू सॉन AN, ये सारे पॉइंट क्या है? A से डिफरेंट है, ठीक है, अदर देन A, सच दैट लास्ट में हम n टाइम अगर करते हैं तो लास्ट में मेरे पास Rn आएगा, विच इज हम क्या लेकर चलेंगे? मिनिमम ऑफ, यहाँ पर जैसे मैंने R2 को लिया था मिनिमम ऑफ 1/2 डिस्टेंस ऑफ A2, है ना, तो यहाँ पे क्या लेंगे? मिनिमम ऑफ 1/n डिस्टेंस ऑफ AN। क्लियर भाई? अगर यहाँ पे मिनिमम है, इसका मतलब Rn अगर मिनिमम है तो Rn की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू होगी 1/n, और ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा क्योंकि रेडियस है, ठीक है, एंड Rn लेस देन इक्वल्स टू होगा डिस्टेंस ऑफ AN। क्लियर भाई? एन टाइम अगर हमने किया तो इम्प्लाइज दैट, इस कंडीशन से क्या आ रहा है? चलो यहीं लिख देते हैं, इम्प्लाइज दैट Rn नहीं AN डजंट बिलोंग्स टू SRNA। AN हमारा इस स्फीयर में बिलोंग नहीं करेगा अगर हम n टाइम इसको सेम प्रोसेस को फॉलो करते हैं। अगर AN नहीं जा रहे देन SRA इंटरसेक्शन A कंटेन करेगा इससे अलग पॉइंट, कंटेन्स AN+1 विच इज नॉट इक्वल्स टू A।
आई बात समझ में? तो हमने n टाइम ये प्रोसेस फॉलो किया, हमारे पास एक सीक्वेंस आ गई an सीक्वेंस a के पॉइंट्स की, जो कि सारे a से डिफरेंट रहेंगे। सो देयरफॉर वी कैन से दैट डिस्टेंस ऑफ an + 1a किससे लेस होगा भाई? rn से लेस होगा ऑब्वियसली, ठीक है। और rn किससे लेस है? rn किससे लेस देन इक्वल्स टू है 1/n से, दिस इज लेस देन 1/n। अगर मैं यहाँ पे लिमिट अप्लाई करती हूँ n टेंस टू इन्फिनिटी, then 1/n tends to, as n tends to infinity, then 1/n tends to 0, implies that distance of an plus 1a tends to 0, क्योंकि ये rn से लेस है, rn 1/n से लेस है, so this distance less than 1/n, n tends to infinity, so distance of an a tends to 0 as n tends to infinity. So therefore sequence an यहाँ पे किसको कन्वर्स कर रही है? ए को कन्वर्स कर रही है ना, कन्वर्जेस टू ए, एंड यू कैन से दैट सीक्वेंस ए एन ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑफ ए कन्वर्जेस टू ए। किसको कन्वर्स करेगी? ए को कन्वर्स करेगी। ये मैं बताना था कि लिमिट पॉइंट अगर लेकर चलोगे तो वो कन्वर्स करेगी। कन्वर्स पार्ट देखिए, कन्वर्सली अब हम इसका रिवर्स लेकर चलेंगे, है ना। सपोज दैट हम लेकर चलेंगे कि सीक्वेंस कन्वर्स कर रही है और वो पॉइंट उसका लिमिट पॉइंट होगा। ओके, हमने यहाँ पे लिया देयर एग्जिस्ट अ सीक्वेंस ए एन, कैसी? ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑफ ए, ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑफ ए। एन सीक्वेंस लिए हमने ए के डिस्टिंक्ट नंबर्स की, ओके, और जो कि कन्वर्स कर रही है, कन्वर्जिंग टू ए। किसको कन्वर्स कर रही है? ए को। सो फॉर एनी एप्सिलॉन पॉजिटिव, डेफिनेशन अप्लाई कर लेते हैं, वी कैन फाइंड अ पॉजिटिव इंटीजर। हमने कन्वर्जेंट की डेफिनेशन अप्लाई करनी है, इंटीजर एन नॉट, एक एन नॉट हम यहाँ पर लेकर चलेंगे, कोई पॉजिटिव इंटीजर, सच दैट डिस्टेंस ऑफ ए एन ए टेंस टू 0 एज ओ फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन नॉट। अच्छा एक सेकेंड, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन। हम यहाँ पे एप्सिलॉन डेफिनेशन अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अदरवाइज आप ऐसे ही बता सकते हो कि डिस्टेंस ऑफ ए एन ए टेंस टू 0 एज एन टेंस टू इन्फिनिटी। और अगर एप्सिलॉन डेफिनेशन अप्लाई करोगे तो यहाँ पर हम बताएंगे डिस्टेंस ऑफ ए एन ए लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन नॉट। इसका मतलब क्या हुआ कि ए एन जो हमारा नंबर रहेगा ये बिलोंग करेगा एस एप्सिलॉन ए में। हम यहाँ पे इसकी स्फीयर में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। अगर डिस्टेंस ऑफ ए एन ए लेस देन एप्सिलॉन है तो ए एन जो नंबर है मेरा वो एस एप्सिलॉन ए में बिलोंग करेगा। ये हम कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं पहले, ठीक है। अगर ए एन हमारा स्फीयर में बिलोंग करता है, और ये भी बताओगे कौन सी कंडीशन के साथ, फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू एन नॉट। सो देयरफॉर एस एप्सिलॉन ए contains infinitely many points of A। और अगर ये स्फीयर ए सेट के इन्फाइनाइट मैनी पॉइंट्स को कंटेन करता है, इसका मतलब ए क्या होगा, क्योंकि हमने स्फीयर ड्रॉ किया ए पॉइंट को सेंटर लेकर के, है ना। ए इज लिमिट पॉइंट ऑफ ए, यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इसके बाद आगे की कुछ थ्योरम्स या क्वेश्चंस मैं आपको और बताती हूँ जिनको आपको बहुत अच्छे से ट्राई करना है। चलिए देखते हैं। चलिए भी कुछ और क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3, और ये जितने भी मैं क्वेश्चन बता रही हूँ इन्हीं क्वेश्चन में से आपका एग्जाम में कवर हो जाएगा, तो ये ज़रूर करके जाने। क्वेश्चन नंबर 3, 4th, 5th एंड 6th। आप 4 क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट लीजिए यहाँ से, ठीक है। 4 क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। 7th टोटली 11th क्वेश्चन है, 7th 8th 9th 10th एंड 11th, ठीक है। तो इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनको आपको अच्छे से ट्राई करना है।
अगर अभी भी किसी स्टूडेंट्स को नीड है तो न्यू एरा मैथ्स एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो और वहाँ पर कोर्स जीजे यूनिवर्सिटी का सिंगल या फिर कॉम्बो कोर्स आप एनरोल कर सकते हो। सेमेस्टर एंडिंग ऑफर चल रहा है, तो किसी भी स्टूडेंट को ऐसा नहीं लगेगा कि हमारा लॉस चल रहा है क्योंकि हमें 1 मंथ के लिए कोर्स चाहिए, ऐसा कुछ है। तो ऑफर के साथ आप फॉर 1 मंथ आप अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर सकते हो। और ये जो जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ ये सारे ज़रूर ट्राई करके जाना, जितना हो सकता है क्वेश्चंस को निकाल के देखना, सॉल्व करना अपने हाथ से, तभी ज़्यादा आप एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर पाओगे। अदरवाइज़ रीडिंग बिल्कुल मत करना, ओके। ओनली रीडिंग से काम नहीं चलेगा, हमेशा क्वेश्चंस को निकाल के देखो। और अगर हो सकता है रिवीजन के टाइम तो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को पहले सॉल्व कीजिए, इसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो अदर चैप्टर्स को लेकर चलो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय, टेक केयर।